हेलो एंड मोस्ट वेलकम। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेडिएशन कैसे इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। तो इस वीडियो में जो मेन फोकस होगा वो एट्यूनेशन प्रोसेस पे होगा। 5 तरह का एट्यूनेशन प्रोसेस: कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, क्रोमटम स्कैटर्ड, पेयर प्रोडक्शन एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन। ठीक। तो रेडिएशन का इंटरेक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर रेडिएशन कितने तरह का होता है। ठीक। और आज के इस वीडियो में किस टाइप का रेडिएशन इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक। तो रेडिएशन को क्लासिफाई किया जाता है एज ए आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजेशन करेगा। आयोनाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि अगर ये न्यूट्रल एटम है, इस पर रेडिएशन देते हैं तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में अगर टूट जाता है तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलेंगे। और जो रेडिएशन ऐसा कर रहा है उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे। ठीक। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एज ए पार्टिकल। पार्टिकल के पास मास होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मास नहीं होता, केवल एनर्जी होता है। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है हम लोग के पास एक्सरेज है, गामा रेज है। और पार्टिकल में हम लोग फर्दर देखते हैं कि उस मास पर कुछ चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल, जिसका एग्जाम्पल है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम आयन होता है, ठीक, जिस पर +2 चार्ज होता है। ठीक। बीटा पार्टिकल सिंपली इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक। और अनचार्ज पार्टिकल में न्यूट्रॉन आएगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में उसका एग्जांपल जो है विजुअल रेज है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रासाउंड है। तो आज के इस वीडियो में जो इंटरेक्शन देखेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का इंटरेक्शन देखेंगे, जैसे का एक्सरेज या गामा रेज का इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक। मान लीजिए एक मेटल प्लेट है और अब हम लोग को देखना है कि एक मैटर कैसे इंटरेक्ट करता है एक्सरेज के साथ। ठीक। तो इस मैटर पर, इस मेटल प्लेट पर कुछ एक्सरेज फोटोन को इंसिडेंट कराया गया। ठीक है। और देखा गया कि कुछ जो एक्सरेज फोटोन थे, ठीक है, ये इस मेटल प्लेट को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और कुछ जो फोटोन थे वो इस मेटल प्लेट को क्रॉस कर पा रहे थे। तो जो क्रॉस कर पा रहे थे वो मैटर के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं, और जिन्होंने इंटरेक्ट किया उनके साथ क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लेते, वो इंटरेस्टिंग है। जि जिस जिस फोटोन ने इंटरेक्ट किया उनके साथ दो चीज़ हुआ, दो चीज़ होने का प्रोबेबिलिटी था। पहला, ये तो इसके अंदर गया मैटर के अंदर और मैटर के अंदर से बाहर आया ही नहीं, इसी के अंदर रह गया। और दूसरा जो चीज़ था कि जब ये फोटोन इसके अंदर गया, ठीक, मैटर के अंदर, तो ये बाहर आया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, ये दूसरे डायरेक्शन से बाहर आया। ठीक। तो इस फिनोमेना को बोला गया स्कैटरिंग, और जो बाहर नहीं आया गया उसको बोला गया एब्जॉर्प्शन। ठीक। तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को ही बोला गया है एट्यूनेशन। जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तब एट्यूनेशन होता है। तो आखिर ये एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग कैसे हो रहा था, तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग के पास 5 तरह का एट्यूनेशन प्रोसेस है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो पहला टॉपिक जो होगा वो कोहेरेंट स्कैटरिंग पे बात करेंगे। एक लो एनर्जी का फोटोन इंटरेक्ट करता है आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से एक एटम के अंदर। ठीक। तो इस फोटोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में फिर वापस आएगा तो ये एनर्जी को रेडिएट कर देता है। ठीक। और जब ये एनर्जी को रेडिएट करता है तो वो एनर्जी का वैल्यू सेम होता है जो कि इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी था। ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन का जो डायरेक्शन था वो सिर्फ चेंज हो गया। पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा। ठीक। तो यही है कोहेरेंट स्कैटरिंग। इसके कुछ की फीचर्स हैं, उनको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है वो लो एनर्जी पर होता है, लो एनर्जी वाले फोटोन से होता है, जिसका रेंज 15 टू 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे
कोहेरेंट स्कैटरिंग में एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है मटेरियल के अंदर, दैट्स वाई नो आयोनाइजेशन प्रोसेस अकर्स। ठीक, और यहाँ पे केवल और केवल कोहेरेंट स्कैटरिंग में डायरेक्शन का चेंज होता है, एनर्जी का चेंज नहीं होता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करा रहे इंसिडेंट फोटोन का। ठीक, तो अगर मटेरियल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो कोहेरेंट स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि कोहेरेंट स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल। ठीक, और सेकंड कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग फोटोन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो कोहेरेंट स्कैटरिंग होने का चांस कम है, प्रोबेबिलिटी घट जाता है। ठीक, कोहेरेंट स्कैटरिंग का कोई एडवांटेज नहीं है, केवल डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज यही है कि ये एक्सरे फिल्म के कंट्रास्ट को कम कर देता है, रिड्यूसेस द कंट्रास्ट, ठीक, ऑफ द एक्सरे फिल्म। तो यही है हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग। हम लोग का जो सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है वो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है। इसमें क्या होता है कि फोटोन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब एक मॉडरेट एनर्जी का फोटोन इंटरेक्ट करता है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, तो इस फोटोन की एनर्जी को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। इस बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर इस फोटोन के एनर्जी के साथ हुआ क्या, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ। तो इस फोटोन के एनर्जी का दो हिस्सों में यूज किया गया। पहला तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर निकालने में, और दूसरा उस फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन देने में यूज हुआ। ठीक है, अब सेकंड हम लोग ये देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जब एक एटम के अंदर होता है तो क्या क्या इवेंट होते हैं। पहला तो फोटो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन, ठीक। सेकंड आयोनाइजेशन, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर आ जाता है तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ चार्ज, ठीक। तो आयोनाइजेशन भी हो रहा। थर्ड जो हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर जाता है तो, और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे आएंगे, तो इस ट्रांजिशन के कारण कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो तीन चीज़ है, तीन चीज़ का प्रोडक्शन होता है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। ठीक, अगर हम लोग फोटोन की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन घटेगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए कि इस पॉइंट पर यहाँ पे सडन इंक्रीज है एब्जॉर्प्शन का। ठीक, ऐसा क्यों? जब फोटोन का एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आ जाए इलेक्ट्रॉन के, तो उस केस में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन शार्पली इंक्रीज कर जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं एज एब्जॉर्प्शन, उसे हम लोग बोलते हैं एज एब्जॉर्प्शन। ठीक, और क्या सिर्फ फोटोन की एनर्जी पे ही डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन? तो नहीं, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसीलिए रेडियो डायग्नोसिस के फील्ड में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल जिससे ये इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन की इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इसका फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन का क्या रोल है। तो हम लोग का जो टिश्यू रहता है, ठीक है, वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर से बना हुआ रहता है, जैसे कि बोन है, हार्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये सब टिश्यू का ज़्यादा होता है, सॉफ्ट टिश्यू का कम होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होने का हार्ट टिश्यू में, बोन में, ठीक है, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉफ्ट टिश्यू। डैट्स वाई हम लोग का जो एक्सरे आता है वहाँ पे एक्सरे में कंट्रास्ट डेवलप होता है। ठीक है, जो एक्सरे जो बोन है वो ज़्यादा एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, सॉफ्ट टिश्यू कम करेगा, तो वहाँ पे एक कंट्रास्ट डेवलप हो जाता है।
So a relative probability of photoelectric interaction greater in the hard tissue than the soft tissue and the photoelectric enhance the tissue contrast. इसीलिए आपको एक्सरे फिल्म में कहीं पे आपको वाइट दिखेगा, कहीं पे आपको ब्लैक दिखेगा, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के कारण ही। एंड सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज यही है कि ये कंप्लीटली फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई भी इन रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे डोज को बढ़ा देता है। अगर किसी पेशेंट पे अगर हम लोग रेडिएशन दे रहे हैं, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो उस पेशेंट का डोज बढ़ जाएगा। हम लोग का जो थर्ड टाइप का इंटरेक्शन है वो है क्रोमटम स्कैटरिंग, ठीक। तो क्रोमटम स्कैटरिंग में क्या होता है कि जब एक मॉडरेट एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करता है आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो वो फोटोन अपना पाथ को चेंज कर लेता है, अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और ये जो जब इंट्रैक्शन करेगा आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक, तो यहाँ पे उस फोटोन का एनर्जी भी कुछ घट जाता है, और जो एनर्जी घटता है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझिए कि अगर ये स्कैटर्ड फोटोन है, ठीक है, तो आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर डिफ्लेक्शन, ठीक है, इस स्कैटर्ड फोटोन के पास कितना एनर्जी है। तो इसका एनर्जी निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी था इनिशियल, ठीक है, उसको हम लोग ई नॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एम सी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे जो m है वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन का जो एनर्जी है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल रेडिएशन, इनिशियल फोटोन का एनर्जी कितना था उस चीज़ पे, और दूसरा पॉइंट कि डिफ्लेक्शन कितने एंगल से कर रहा है। अगर एंगल डिफ्लेक्शन ज़्यादा का होगा तो इसके पास स्कैटर्ड फोटोन के पास एनर्जी कम रहेगा, ठीक। तो एक इक्वेशन पे हम लोग पुट करके भी देखते हैं कि अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 डिग्री से है, ठीक, ये आफ्टर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन ये सीधे अगर निकलता है अपने पाथ से, डिफ्लेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो गुना है ये पूरा यूनिट 0 हो गया। तो ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू यहाँ पर ही ये स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी आ गया इनिशियल फोटोन का जो एनर्जी था उसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ही एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो आप ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर एंगल हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे फोटोन का जो एनर्जी है, स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी है वो घटेगा, ठीक। अब एक चीज़ और मान लेते हैं कि अगर स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी हम लोग को मिल गया तो हम लोग रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि आउटर ऑर्बिटल सेल में जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन का रहता है वो ऑलमोस्ट 0 रहता है। तो जो यहाँ पे फोटोन के एनर्जी में जो चेंजेज आएगा वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, ठीक। तो वहाँ से हम लोग ये इक्वेशन लिख के इलेक्ट्रॉन का, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब सेकंड जो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जो की पॉइंट है क्रोमटम स्कैटरिंग का, उस पर देख लेते हैं कि जो क्रोमटम स्कैटरिंग है उसके होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक। अगर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम लोग बढ़ाते फोटोन की एनर्जी तो यहाँ से ये क्रोमटम स्कैटरिंग घटना शुरू हो जाता है, ठीक।
और ये जो दूसरा जो है क्वांटम स्कैटरिंग का, कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आखिर किस टाइप का मटेरियल, लेकिन यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट है। एटॉमिक नंबर ये बताता है एलिमेंट के अंदर, मैटर के अंदर, कि आखिर उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है एक एटम के अंदर, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताता है कि आखिर उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, एक न्यूक्लियस के बाहर, पॉजिटिव चार्ज के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है। तो इस चीज़ को बताने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट है कोहेरेंट क्वांटम इंटरेक्शन, ठीक। क्वांटम स्कैटरिंग का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये, इसके पास काफ़ी, इस जो स्कैटर्ड रेडिएशन रहता है, ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो एक्सरे फिल्म तक पहुंच जाए, डिटेक्टर तक पहुंच जाए और एक्सरे फिल्म का कंट्रास्ट को रिड्यूस कर दे, ठीक। और दूसरा ये चीज़ है कि ये ऑल डायरेक्शन में, इसका जो डिफ्लेक्शन है ये दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो उसके अगर अगल बगल, उस मैटर के अगल बगल कोई इंसान रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे रेडिएशन पहुँचने का चांस रहता है, स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो कि रेडियोलॉजी के फील्ड में जो काम करने वाले के लिए रेडिएशन हैजार्डस या हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करता है, ठीक। तो ये हो गया क्वांटम स्कैटरिंग। क्वांटम स्कैटरिंग और कोहेरेंट स्कैटरिंग में अंतर यही है कि क्वांटम स्कैटरिंग में यहाँ पे फोटोन का एनर्जी घट रहा है, ठीक है, और कोहेरेंट में क्या होता है कि एनर्जी नहीं घटता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। हम लोग का जो फोर्थ प्रोसेस है वो है पेयर प्रोडक्शन, ठीक। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है मास में, ठीक है। जब एक हाईली एनर्जेटिक फोटोन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियर फील्ड के साथ एक एटम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी होता है एक पोजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए वो होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है पेयर प्रोडक्शन के लिए। तो आखिर इस फोटोन की एनर्जी के साथ हुआ क्या, तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होता है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है और दूसरा उसका एंटी मैटर पोजिट्रॉन बन रहा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया। अगर इस एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी रहता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एज ए काइनेटिक एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जब हो गया तो पोजिट्रॉन बना, तो उस पोजिट्रॉन का आखिर होगा क्या, उसका फेट क्या। तो पोजिट्रॉन जब रेस्ट में आने से पहले वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो टक्कर करेगा और टक्कर करने के बाद वो दो गामा फोटोन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जो दो गामा फोटोन प्रोड्यूस होगा उसका जो मिनिमम एनर्जी होता है वो एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये जो है पोजिट्रॉन एनिहिलेशन प्रोसेस है। एनिहिलेशन मतलब होता है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पोजिट्रॉन का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए इस प्रोसेस में पोजिट्रॉन एनिहिलेशन में यहाँ पे जो मास है, मास का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में। यहाँ पे दो गामा फोटोन है, ठीक, ये अलग अलग डायरेक्शन में इमिट होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इमिट होते हैं, ठीक। जब पोजिट्रॉन एनिहिलेशन प्रोसेस होता है तब पोजिट्रॉन एनिहिलेशन ये एक बेसिस है, ये PET का, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी का, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अगर रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग करना है तब ये प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस इस्तेमाल करते हैं PET का, ठीक। तो इसी कारण से पेयर प्रोडक्शन हम लोग का हो गया। फिर अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि पेयर प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पेयर प्रोडक्शन जो डिपेंड करता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। अगर किसी मटेरियल का एटॉमिक नंबर बढ़ाते तो पेयर प्रोडक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, ठीक। तो आप इस प्रोबेबिलिटी को याद रखिएगा। अब जो हम लोग का लास्ट इंटरेक्शन बचा हुआ है वो फोटो डिसइंटीग्रेशन है, ठीक। फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि काफ़ी एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन वो इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस से, ठीक है, और न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता है, ठीक है।
और अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट करता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन या तो न्यूट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर का, कि कॉपर का न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करता है काफ़ी हाईली एनर्जेटिक एक फोटोन को, और वो एक न्यूट्रॉन को इमिट करता है और खुद कॉपर के आइसोटोप कॉपर 62 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। होप आपको सारे चीज़ समझ में आ गए हो। थैंक यू वेरी मच।